हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज पिछली वीडियो में हमने जाना था अरबी और फारसी परंपराओं के बारे में और जाना था बरयानी और अकबरनामा जैसे इतिहासकारी स्रोतों के बारे में। इसी वीडियो में हम आगे इस इकाई को कंटिन्यू करेंगे। इकाई 1 पढ़ रहे हैं हम BHIC 131 बुक की, जिसका एग्जाम होने वाला है 6 दिसंबर को। अगर आपने गाइज पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर वीडियो आ चुकी है, वहां पर आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। संस्मरण क्या होता है जान लेते हैं। संस्मरण जीवनी की तरह ही होता है, ऐतिहासिक वृत्तांत है, जीवनी है जो कि व्यक्तिगत याददाश्त पर आधारित होता है, उसे हम संस्मरण की श्रेणी में रखते हैं। 4 प्रमुख वृत्तांत हमें मिल जाते हैं मध्यकाल में जो हम इस श्रेणी में रखते हैं, जिनमें इस सल्तनत काल से संबंधित फिरोज शाह की फुतूहात ए फिरोजी शाही और मुगल काल में हमें मिल जाते हैं बाबर के संस्मरण यानी कि बाबरनामा, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा या फिर अलवाह अहवाल ए हुमायूं बादशाह और जहांगीर की तुजुक। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम फुतूहात ए फिरोज शाही के बारे में। इसमें हमें जामा मस्जिद के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसमें फिरोज खां की कुछ उपलब्धियों, उदारता और कल्याणकारी गतिविधियों की सराहना करने की जानकारी मिल जाएगी। सुल्तान फिरोज का इसके अंदर मुख्य रूप से हमें जानकारी मिलती है इसके अंदर, जिसमें हमें शुरुआत में जामा मस्जिद की दीवारों पर अंकित की गई अभिलेखों की जानकारी मिल जाती है। फिरोज के भवन निर्माण गतिविधियां, निजामुद्दीन औलिया की दरगाही के अंतर्भाग के निर्माण के कार्य की जानकारी मिल जाती है। नेहरू के जाल तंत्र की जानकारी मिल जाती है। फिरोज शाह जलाशयों की यात्रा के द्वारा लगाए गए सामान्य प्रतिबंधों से लेकर स्त्रियों के ऊपर सूफी दरगाहों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों का वर्णन मिल जाता है। इन सब से फिरोज के धार्मिक विचारों के बारे में हमें अंतर्दृष्टि मिल जाती है। सुल्तान एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाने का भी जिक्र करते हैं, जहां उन्हें मुफ्त भोजन और दवाइयां दी जाती हैं। यहाँ इसमें बताया गया है कि फिरोज को खलीफा के एक मंसूर यानी कि अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। अगला है बाबर का संस्मरण यानी कि बाबरनामा। इसके अंदर हमें चगताई तुर्की में लिखी गई मिल जाती है। ये बाबरनामा शैली है। ये इस्लामी साहित्य की एकमात्र सच्ची आत्मकथा कहा जा सकता है। इसको सभी घटना अत्यधिक स्पष्ट और सर्वलौकिक वृत्तांत है। उन्होंने अपने दौर की घटनाओं को बिल्कुल सच्चा और निष्पक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। मैंने जो कहा है वह सीधा सीधा सच है। मैंने घटनाओं के बारे में वैसा ही कहा है जैसी वो घटित हुई थी, ऐसा बाबर मानते हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें हर शब्द में मैंने निष्ठापूर्वक सच्चाई का अनुसरण किया है, ऐसा बाबर लिखते हैं। हालांकि बाबर की मृत्यु 523 में हुई थी, पर उनका वृत्तांत यकायक 7 सितंबर 1529 पर ही रुक गया। यह घटनाओं की एक डायरी के रूप में लिखी गई है। अल्पावास अपने युद्धों और संघर्षों के बारे में, विजयों के बारे में ब्यौरा देते हुए लिखी गई है। जीवांत विवरण मिल जाता है इसमें हिंदुस्तान का राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। बाबर भारतीयों को कमजोर निम्न तरीकों से देखते थे, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर थी, ऐसा बाबर का मानना था। उस समय पूरे हिंदुस्तान पर कोई भी सम्राट किसी एक सम्राट की अधीनता नहीं थी। छोटे छोटे भूभागों पर बहुत सारे राजा राज करते थे। शहर बस्तियों को क्षणभंग प्रकृति में देखते थे। बाबर वह टिप्पणी करते हैं कि हिंदुस्तान में गांव और बस्तियां, यहाँ तक कि शहरों का विनाश और निर्माण एक पल में किया जा सकता है, पल भर में हो सकता है। तो सिंचाइयों ऐसे बड़े के बड़े गांव लोग बरसों से रह रहे होते हैं, उन्हें छोड़कर जा सकते हैं एक ही दिन में, और कहीं पर भी
कोई भी शहर बसा सकते हैं, ऐसी स्थिति भारत में इस समय थी। तो सिंचाई के और नहरों के खोदने या फिर बांध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बस प्रचुर मात्रा में पराली और अनेक पहाड़ों की टहनियों से झोपड़ियां बनाते हैं, तुरंत एक गांव और शहर का निर्माण कर देते हैं। व्यापार और कामगार बेइंतहाई असंख्यक थे। युगों से समान रोजगार व्यापार पिता से पुत्र का उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होता था। उनके संस्मरण बाबर को एक सच्चे प्रकृतिवादी के रूप में अंकित करते हैं। स्थानीय पर्यावरण और प्राकृतिक भूगोल, वनस्पति पर्यावरण, प्राणियों, नदी तंत्र और प्राणी जगत के उनके गहरी रुचि असाधारण है। सिंचाई के लिए पानी खींचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर उनका अवलोकन आश्चर्यजनक है। विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए रहट और चरस का विवरण भी मिलता है। बाबर कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मान पाए। उसे वह हमेशा समरकंद के बागों वाला महल और अपनी मातृभूमि के खरबूजों की लालसा रहती थी। बहुत से लोग आम की इतनी प्रशंसा करते थे कि इसके प्रत्येक फल की तुलना में प्राथमिकता देते हैं खजूर को छोड़कर, लेकिन मुझे उनकी इस प्रशंसा का औचित्य ठीक नहीं लगा। गुलबदन बेगम, दिलदार बानसु बेगम, जो कि बाबर की ही बेटी थी, उन्होंने बाबर से ही ये सब सीखा। उनका अवलोकन जय राजप्रासादा के एक अनरंग व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी और वह भारत के मुगल संप्रभुत्व के आरंभिक निर्माण काल की गवाह थी। जब बाबर की मृत्यु हुई तो वह 8 साल की थी। उन्होंने हुमायूं के उथल पुथल वाले दौर का भी सामना किया। अबुल फजल के अकबरनामा के लिए उस अवधि के इतिहास लेखन को सुसाध बनाने के लिए उन्हें अपने संस्मरण लिखे हुमायूंनामा जन्म, विवाह और अन्य संबंधित राजकीय समारोह के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके अलावा उसका वृत्तांत काफी हद तक याददाश्त पर आधारित है, जो उन्होंने सुना और याद रखा। फिर भी यह हरम में रहने वालों का आंखों देखा वृत्तांत है। हुमायूंनामा बाबर और हुमायूं पर प्रकाश डालता है, मुगल हरम के जीवन की भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राष्ट्रीय सत्ता के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों, आंतरिक टकरावों, तनाव, आबाद की भूमिका आदि का वर्णन करता है। उनके वर्णन से पता चलता है कि शाही महिलाओं की शादी और सामाजिक शिष्टाचार के मामलों में विशेष स्थिति थी। यह भी दर्शाती हैं कि महिला अक्सर राजनीतिक मध्यस्थता की भूमिका निभाती थी। यह वृत्तांत मुगलों के प्रारंभिक काल में हरम में पर्दा की स्थिति पर भी रोशनी डालता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रचलन तुलनात्मक रूप से कम कठोर था। यह दर्शाता है कि हरम की प्रमुख महिला मुख्य रानी नहीं थी, बल्कि राजमाता थी, जो अक्सर राजा के सलाहकार के रूप में काम करती थी। हुमायूं का बार-बार दिलदार बानो बेगम के यहाँ जाना इनकी पुष्टि करता है कि वास्तव में गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा इस अवधि के जीवंत अनुभवों और सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का चित्रण है। गुलबदन का वृत्तांत न केवल मुगल घराने के घरेलू जीवन पर रोशनी डालता है, बल्कि सार्वजनिक निजी स्थानों और लैंगिक संबंधों बनाम राजनीतिक शक्तियों की सीमाओं के बारे में भी सुझाव देता है। जहांगीर ने अपने इसके अलावा चौथा जो है जहांगीर का संस्मरण है, तुजुक-ए-जहांगीर, जिसमें वार्षिक वृत्तांत के रूप में लिखा जाता था। इसकी प्रेरणा उनको अपने परदादा बाबर से प्रेरणा मिली थी। उसके संस्मरण 2 भागों में लिखे गए थे। पहला भाग शासनकाल के 12 वर्षों का लेखा जोखा है। दूसरा शासनकाल के 19वें शासकीय वर्ष की शुरुआत तक का वर्णन करता है। उन्होंने पहले 17 साल का वर्णन स्वयं अपने हाथों से लिखा है और बाद का मोहम्मद खां द्वारा
लिखवाया गया है। 18वीं शताब्दी में जहांगीर के प्रारंभिक जीवन पर अपनी प्रस्तावना के साथ जहांगीर के शासनकाल की बारीक अवधियों का वृत्तांत हमें मुहम्मद हादी कमर खान ने इसमें जोड़ा है। कुजुक काफी हद तक जहांगीर के शासनकाल का वर्णन करता है, जो जहांगीर के जन्म से शुरू होकर उसके पदारोहण, उसके 12 आदेशों, उसके न्याय व्यवस्था, सुनहरी जंजीरों की स्थापना, विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय आज्ञापत्तियों और मनसबों और जहांगीरों आवंटनों, खुसरों का विद्रोह, किलों, शायरों और सड़कों आदि का रखरखाव का वर्णन करता है। जहांगीर फतेहपुर सीकरी की स्थापना का सजीव चित्रण प्रदान करते हैं। वह पंडितों और हिंदुओं तपस्वियों के साथ बातचीत करने में रुचि का भी वर्णन करते हैं। कई बार वह स्पष्ट रूप से अपनी कमजोरियों को स्वीकार भी करते हैं। यह जहांगीर द्वारा प्रदत्त कला और साहित्य के उदार संरक्षण पर भी प्रकाश डालती है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा में उसकी दिलचस्पी की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। चिकित्सकों की नियुक्ति के बारे में, अस्पतालों की स्थापना के बारे में भी जानकारी हमें मिल जाती है। यह वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के बीच में गहरी रुचि भी दर्शाते हैं। यहाँ जहांगीर के प्राकृतिक इतिहास के असाधारण ज्ञान का वर्णन भी हमें दिख जाता है। निसंदेह तुजुक जहांगीर के व्यक्तित्व के गुणों के एक बहुत ही उदार मुसलमान और तर्कसंगत वैचारिक के रूप में सामने आती हैं। इसमें हमने पढ़ लिया 4 संस्मरणों के बारे में। ये 4 ही संस्मरण हमने मध्यकाल के याद करने हैं। बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। चारों के नाम और लेखकों के नाम और चारों में क्या क्या बताया गया है, सिर्फ यही हमें याद रखना है। इसमें से आगे जान लेते हैं ईशा परंपरा के बारे में, यानी कि पत्र लेखन परंपरा के बारे में। मध्यकालीन के संदर्भ में व्यक्तिगत पत्र और राज्यों के पत्राचारों को दर्शाता है। तो चलिए जान लेते हैं। ईशा का मतलब होता है सृजन। तो जान लेते हैं कुछ पत्रों के बारे में जो कि मध्यकाल में लिखे गए थे। ईशा संग्रह जो आज भी हमें मिल जाते हैं, उनमें से प्रमुख हैं अमीर खुसरो के इजाज ए खुसरवी और आइना उल मुकुल अब्दुल्ला बिन महरूम की ईसा ए महरूर। इसके अलावा हमें ईशा संग्रह ख्वाजा जहां महमूद गवा के रियलज उल इंसा और शाह ताहिर हुसैनी की इंसा ए ताहिर। सल्तनत काल के दौरान कातिब दबीर मुंशी के साथ दीवान इंसा का एक अलग विभाग मौजूद था। वे आधिकारिक पत्र के मसूद तैयार करने की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। ईसा लेखन काफी हद तक दीवानी के संदर्भ में लिखा जाता था। ईसा साहित्य सीधा संबंध दिल्ली सल्तनत और बाद के मुगल कार्यों में हमें कार्य प्रणाली में दिख जाता है। ईसा संग्रह उन लोगों के हैं जिनके पास दीवान ए इंसा कार्यालय में कोई पद नहीं था। न तो आइन उल मुल्क और न ही अमीर खुसरो ने कभी दीवान इंसाफ विभाग में सेवा की। फिर भी उनके संग्रह में हमें राज्य पत्राचार के साथ साथ महत्वपूर्ण निजी पत्राचार की भी शामिल मिल जाते हैं। ये दस्तावेज अक्सर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए क्योंकि इन दस्तावेजों में लेखन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। सभी प्रकार के दस्तावेजों की शैलियों के नमूने प्रदान करने का था। इस प्रकार 2 प्रकार के इंसा थे। पत्र लेखन शैली से संबंधित लेखन इस प्रकार के आवश्यक वास्तविक नहीं होते हैं। ख्वाजा जहां महसूद गावान का
मानाजिर उल इंसा ऐसा ही एक उदाहरण है। अन्य प्रकार का होता है वास्तविक दस्तावेज, पत्र, पत्राचार संरक्षित। ये दूसरे प्रकार के इंसा विशिष्ट ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो की इंसा लेखन की शैली अत्यधिक अलंकृत है, वहीं इंसा-ए महरूर अपेक्षाकृत सरल रूप में लिखा गया है। एजाज-ए खुसरवी का संकलन 1292 ईस्वी में के आसपास हुआ होगा। गद्य के नमूनों के अलावा इनमें हमें फतेहनामा, फरनामा, परवाना और फरमान अर्जादाश्त आदि जैसे दस्तावेज शामिल मिलते हैं। अपनी कल्पना का उपयोग तथ्यात्मक और पत्र के प्रारूप लेखन में भी किया था इन लेखकों ने। फरमान और लेखनौती की विजय के बाद बलबन द्वारा जारी किया गया फरमान अमीर खुसरो का इंसा संग्रह इस अर्थ में भी उपयोगी है कि इन पत्रों के माध्यम से हमें उस अवधि की विभिन्न साहित्य और सामाजिक शख्सियत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें समकालीन प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, धार्मिक साहित्य परंपराओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम औरों की बात करें तो रशीदुद्दीन फजुल्लाह की मुकातबात-ए-रशीदी में भी हमें कुछ इसी तरह की जानकारी मिलती है। जब फजुल्लाह ने इल्ही-खादीन शासक उलजेतु के दूत के रूप में गए थे तो उन्होंने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गर्मजोशी में उनका स्वागत किया, जहां तक कि 4 गांव सुयूरघाल के रूप में दिए थे, यानी कि राजस्व मुक्त अनुदान के रूप में दिए थे। अलाउद्दीन का एक पत्र शामिल है जिसमें जो फजलुल्लाह को भेजा गया था, जो बताता है कि अलाउद्दीन की मध्य एशिया के मुगलों के साथ संबंधित चिंताओं के बावजूद उसके खानिंदों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उन्होंने उस काल के एक विशिष्ट गणितज्ञ के रूप में दिल्ली के मौलाना शमसुद्दीन हिंदी का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इंसा-ए-महरूर के व्यक्तिगत पत्राचार का एक संग्रहण है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मुल्तान के गवर्नर के रूप में लिखे थे। कुछ पत्र महमूद तुगलक के शासनकाल से संबंधित भी थे। इंसा के कुल 134 दस्तावेज हैं, जिसमें से प्रमुख हमें मिल जाते हैं मंसूर मिसल, अहदनामा और अर्जदाश्त। व्यक्तिगत पत्र घोषणा शामिल हैं। तो कुछ इसी तरह के पत्रों को हम इसमें शामिल करते हैं। जमींदार वर्ग की रचनाओं से संबंधित होते हैं बहुत सारे। तो मुगल काल के इंसा संग्रह बहुत अधिक हैं। हाकिम यूसुफी के बदाही उल इंसा से शुरू होकर मलिकजाद के निगाहनामा-ए-मुंशी तक सभी इंसा संग्रहों में अब्दुल फजल का नाम सर्वोपरि है। इस काल के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझने के लिए हमें ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इन सब में हमें मिल जाते हैं मुकुतबात-ए-अमली, रुकात-ए-अबुल फजल। नसरुद्दीन मोहम्मद ने अबुल फजल को भाई फौज का एक और इंसा संग्रह लताइफ-ए-फैजी में संकलित किया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मथुरा दास कंबोह के पुत्र हरकर्ण के इंसा-ए-हरकर्ण की रचना, औरंगजेब की स्वयं की रुकात, हालांकि संक्षेप लेकिन मूल्यवान है।
संक्षिप्त लेकिन मूल्यवान है। औरंगजेब के पत्रों का बड़ा संग्रहण मिल जाता है। तो ये सब हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवेश को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रहने वाला है वो है सभी संस्मरणों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि 4 हैं। उन चारों को बहुत ही अच्छे से आपने कर लेना है। जैसा कि पहले भी बताया, बाबरनामा इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इंसा क्या होता है, इंसा महरूर क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। बात कर लेते हैं आधिकारिक दस्तावेजों की। आधिकारिक दस्तावेज विस्तृत इतना अधिक है कि इनकी गिनती करना मुश्किल है। इसमें फरमान, निशान, परवाना और हस उल हुकुम, दस्तूर उल अमल जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें जो हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से वो है दस्तूर उल अमल की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सबसे पुराना दस्तावेज भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह संकलन विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मानदंडों के साथ इसकी अवधि के दौरान किए जाने वाले इस्तेमाल और नई तकनीकों और बहुत सारी तकनीकों का वर्णन इसमें मिलता है। लेकिन सल्तनत काल के विपरीत मुगल अभिलेखों का पूरा भंडार मिल जाता है, विशेष रूप से शाहजहां और औरंगजेब के काल में। इनमें मुख्य रूप से जवाहरनाथ बेग्स का दस्तूर उल अलम, दस्तूर उल अमल ए आलमगिरी, दस्तूर उल अमल ए नवीगिरी, यानी कि बहुत सारे दस्तूर उलम में हमें मिल जाते हैं। तो ये नाम याद कर लेने हैं, ये सभी नाम हमें याद करने हैं, क्योंकि ये दस्तूर उल आलम में आते हैं, जो कि एक दस्तावेजिक डॉक्यूमेंट है, हम ये कह सकते हैं। सूफी लेखन की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं हमें सूफी वित्रांत में, जिसमें से मलफूजात, मुक्तुबात। मलफूजात जिनमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मुक्तुबात पत्र को कहते हैं सूफियों के वित्रांत। तो ये 3 हैं, मलफूजात, मुक्तुबात और सूफियों के जीवन वित्रांत। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो है मलफूजात, जो मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक पहलुओं को संबोधित करता है। भारत में इस तरह के मलफूजात लेखन की शुरुआत अमीर हसन सिजी के फुआद उल फुआद से हुई थी, जो कि 1307 से हुई थी। यह शेख निजामुद्दीन औलिया के मध्य संवाद का संकलन है। इसके अलावा हम बात करें मुक्तुबात की, तो मुक्तुबात पत्र या फिर पत्रचारा से संबंधित है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इन मुक्तुबातों में अबुल कुंसद गहो, शेख अहमद सरहिंदी और शाह वलीउल्लाह और ख्वाजा मासूम के मकतूबात सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यह उन शिष्यों और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समान है जो करने से संबंधित निर्देशित पर केंद्रित है, यानी कि समस्याओं पर केंद्रित है, जिनके मध्य से वे अपने शिष्यों से दूर रहकर भी उनको प्रशिक्षित करते थे। तो इस तरह की समस्याओं से संबंधित है ये पत्र। अन्य प्रकार का स्रोत है सूफियों की जीवनी। तो सूफियों की जीवनियाँ उन्हें आलोचनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें अपने शिक्षक की प्रशंसा करने के लिए अतिरंजित वित्रांत और चमत्कार आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए अमीर खुदर के शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के बारे में वित्रांत में कालांतर के अनेक चमत्कारी कहानियां शामिल कर देते हैं। इस प्रकार के सूफी साहित्यों का विश्लेषण करते समय स्रोत की सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल और संबंधित लेखन की पृष्ठभूमि की जांच करना आवश्यक होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाला है कि दस्तूर उल अलम क्या है, इसके बारे में जानकर कुछ प्रमुख नाम लिखने हैं दस्तूर उल अलम के। ठीक है। दूसरा है मलफूजात क्या है, मलफूजात क्या है हमने अभी जाना। ये एक सूफी साहित्य लेखन है जो हमें नैतिक और धार्मिक संबंधी जानकारी प्रोवाइड करवाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, कुछ जीवन निर्माण करने वाले उनके नाम बताने हैं लेखकों के जिन्होंने निर्माण किया मलफूजातों का। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है विदेश यात्रा के वित्रांत। तो इसमें जो विदेश यात्री भारत आए और उन्होंने अपने देश में जाकर वित्रांत लिखे, और कुछ ने स्वयं भ्रमण किया, लेकिन कुछ ने सिर्फ लोगों से ही जानकारी एकत्रित कर ऐसे वित्रांत लिखे।
भारत के ऊपर। तो इसमें जो भारत अरब संबंधों में काफ़ी बढ़ावा मिला है, इनकी वजह से इसी प्रकार के संस्कृत ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करने का प्रयोजन शुरू हुआ। इनमें बहुत सारे जो लेखक हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि सुलेमान तारजी, अल इस्तखैरी, इब्न होकोल। यह अरबी लेखन अलबोरिन के लेखन भी हमें मिल जाते हैं। गजनी के सुल्तान महमूद के साथ आए थे। अल उमरी भारत नहीं आया, लेकिन भारत आने वाले यात्रियों की रचनाओं के आधार पर उसने रचनाएं लिख दी। इसके अलावा हमें अरब विद्वानों में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विशेष आकर्षण दिखाई पड़ता है, जो कि भारत विद्वानों की तुलना में मोहम्मद तुगलक को अपनी असीम उदारता, व्यापक शैक्षणिक और बौद्धिक उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करते हैं। अरब विद्वानों में सुल्तान की उदारता, परोपकारिता कार्य हमें अलम उमरी, शेख मुबारक के विद्वानों से भी मिल जाती हैं। इनको बाद में रिकॉर्ड के पन्नों में भी इन कामों को पन्नों में रिकॉर्ड कर लिया गया। कोई भी सुसज्जित होकर सोने से जड़ती और नक्शाई करने के लिए घोड़े की जिन के साथ सवारी नहीं कर सकता, सिवाय उन्हें स्वयं। ये आगे जाकर टिप्पणियां की गई। इन्हीं विद्वानों के ऊपर एक अफ्रीकी एशियाई विक्षत 7 सुल्तान हमारी समझ को व्यापक बनाते हैं। इन यात्राओं में मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता प्रमुख है, जो कि भारत आया था 1333 में। 1344 में भारत छोड़कर गया था। उसने बड़े पैमाने पर भारत की विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 7 वर्षों तक लंबी अवधि तक दिल्ली के काजी का प्रमुख पद भी संभाला। इसके अलावा मुगलों काल का यूरोपीय यात्राओं का वृत्तांत भी मिल जाता है, जिसके अंदर हमें कुछ प्रमुख फादर मॉन्सरेट, पेलसर्ट, सर टॉमस रो और टेवर्नियर और मानूजी, ये सब उस समय में आए हुए कुछ यूरोपीय यात्री थे जो मुगल काल में भारत आए थे। फादर मॉन्सरेट की बात करें तो वो 1600 में मृत्यु हो गई थी। जेसुइट मिशनरी फादर एक्वा वीवा के साथ भारत में आए थे। बादशाह अकबर के दरबार में आगरा पहुंचे थे। उन्होंने मुराद के शिक्षक के रूप में काम किया और 1590 में उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा। मिर्जा हाकिम के खिलाफ अकबर के अभियान की घटनाओं का वर्णन भी मिल जाता है इनमें। मॉन्सरेट की टिप्पणी के स्रोत भी हमें मिल जाते हैं इनके अंदर। वह अकबर के धार्मिक चर्चाओं को बहुमूल्य रोशनी डालता है धार्मिक विषयों पर। फ्रांसिस्को से हमें पेलसर्ट एंटवर्प मूल निवासी थे जो फ्रांस के, उनकी यात्रा का वर्णन भी मिल जाता है। उनकी रचना रेमोन्सन त्रांशी का मुख्य उद्देश्य डच वाणिज्यिक गतिविधियों को दर्ज करना था, परंतु उसका वृत्तांत हिंदुस्तान के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालता है। मेवात क्षेत्र के नील उत्पादन और मसाला व्यापार का भी वर्णन करता है। सर टॉमस रो एक अंग्रेजी यात्री थे जो कि 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहे। 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। रो जहांगीर के समय में भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनका वृत्तांत जहांगीर, अफज खां और खुसरो और खुर्रम के चरित्र को समझने के लिए उपयोगी है। तो इसके अलावा सम्राट नौरोज समारोह और सम्राट के तुलादान समारोह के बारे में भी लंबा विवरण प्रदान करते हैं। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक जौहरी और हीरा व्यापारी थे जो भारत में 6 बार आए, 6 बार यात्रा की उन्होंने। पहली बार वो 1640 में आए थे और वो वाणिज्य गतिविधियों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त वो गोलाकुंड के हीरे की खानों और बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों के वृत्तांत के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। फ्रेंको इस बर्नियर
एक फ्रांसीसी यात्री था जो औरंगजेब के शासन में भारत आया था, मुगल साम्राज्य का दौरा किया। उसने औरंगजेब के दरबार में 12 वर्षों तक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में बेरनियर का वर्णन प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से दारा की दिल्ली की सड़कों पर कराई गई परेड को देखा। तो परेड को देखा और वो परेड की जानकारी भी उसमें मिलती है। धर्मत के युद्ध का विवरण मिल जाता है। औरंगजेब के तापची द्वारा किया गया काफी रोचक विवरण हमें मिल जाता है युद्धों का। तो वह दिल्ली और आगरा के शहरों, लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं, साम्राज्य की समृद्ध मुगल कारखानों की कार्यप्रणाली, किसानों की स्थिति और मुगल सूबेदारों, उमारा और जागीरदारों के शोषण का विस्तार वर्णन प्रदान करते हैं। उन्होंने अवलोकन किया कि किसानों के शोषण के कारण अन्य राजाओं के क्षेत्रों में चले जाते हैं। वह मुगल कारखानों के कारीगरों की स्थिति का सजीव वर्णन भी प्रदान करते हैं। मुगलों का भूमि के उपज पर नियंत्रण, लेकिन किसानों को भूमि स्वामी का अधिकार होता था। जब तक वे राजस्व का भुगतान करते रहते थे, तब तक उन्हें बेदखल नहीं किया जाता था। निकोलाओ मानुची एक वेनेशियन यात्री थे जिसकी शुरुआत में दहारा सिकोहा की सेना में एक तोपाची के रूप में शामिल किया गया है। बाद में राजा जयसिंह की सेवा में शामिल हो गए और इन्होंने यात्रा की थी 1656 से लेकर 1712 तक। 1665 में शिवाजी से भी मिले थे। अपने चिकित्सा के ज्ञान के कारण उन्होंने 1617 में लाहौर के एक चिकित्सक के रूप में सेवा की थी और बाद में 1668 में शाही आलम की पत्नी के चिकित्सक बने थे। मानुची का सटोरिया डो मोगर औरंगजेब के समय के भारत का एक सजीव वृत्तांत प्रदान करता है। औरंगजेब के संबंधों और ढक्कन के प्रति मुगल नीति को समझने में मानुची का वृत्तांत उपयोगी है। 1700 से लेकर 1707 के दौरान औरंगजेब की गतिविधियों का विवरण, महत्वपूर्ण विस्तार की जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है। यह हिंदुस्तान के लोगों के तौर तरीकों और रीति रिवाजों का विवरण भी प्रदान करता है। उसके बारे में विलियम इरविन ने सत्य ही कहा, कान का कच्चा, अंधविश्वासी और बातूनी जैसा भी रहा हो, लेकिन यह असामान्य मोक्ष के प्रति एक उत्सुक पर्यवेक्षक था। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा की। ये थी विदेशों के बारे में और ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है उनकी जानकारी। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा के विभिन्न राजस्थानी बेलियों के अभिलेखों के प्रमाण हमें राजस्थान राज्य के अभिलेखागार बीकानेर में संरक्षित हैं। सबसे शुरुआती रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी के हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से जयपुर रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इनमें फरमान, नक्शा, सनद और अखबारात ए दरबार ए मुल्हा शामिल हैं। मुगल दरबार की राजनीतिक घटनाओं से संबंधित हैं ये। इसके अतिरिक्त हमें दस्तूर को कौमवार राज्य की जाति आधारित संरचना को समझने में मदद मिलती है। कुछ विस्तारित जानकारियां प्राप्त होती हैं। दस्तावेजों का एक और समूह हमें जोधपुर रिकॉर्ड्स का है, जो कि बड़े पैमाने से हमें बाहियों के रूप में जानकारी प्रदान करता है। विवाह, ब्याहों, राज्यों के व्यवसाय, सामाजिक संस्कृति पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान के इतिहास और विशेष रूप से मारवाड़ के इतिहास को समझने में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान होती है। नैन्सी खुद देश दीवान से इस क्षेत्र के गांव के स्तर के रिकॉर्ड्स तक उनकी पहुंच थी। मारवाड़ क्षेत्र के लोगों के जनसंख्याकी विवरण, बस्तियों, कुओं और कृषि, बंजर भूमि और पशु शक्ति आदि के ब्यौरे को समझने में अत्यंत उपयोगी है। पेशाव दफ्तर में पेशावर और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मोढ़ी लिपियां
के मराठी दस्तावेजों का विशाल संग्रह मिलता है, जिनमें हमें गुजराती और अंग्रेजी में भी मिल जाते हैं। ये अभिलेखागार के अभिलेखों को एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय संग्रह माना जाता है। पुणे में है, जो कि इसमें हमें लगभग 50 मिलियन दस्तावेजों का विशाल संग्रह मिल जाता है, जिन्हें लगभग 39,000 कपड़ों के बंडलों में रखा गया है। कपड़ों के बंडल रखे गए हैं, जिन्हें रूमाल कहा जाता है, व्यवस्थित किया गया है। इनमें से 3 लाख दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। कुछ दस्तावेज शिवाजी के काल के भी हैं। पेशवा के काल 3 लाख दुर्लभ पांडुलिपियां मिल जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ इस क्षेत्र के ब्रिटिश नीतियों को समझने में भी हमें कुछ दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव और तहसील स्तर तक के अभिलेख यहाँ संरक्षित हैं। ढक्कन कमीशन के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। इनाम कमीशन के कागजात शिवाजी, आदिल शाही और नाजिम शाही काल के भूमि अभिलेखों का एक विशाल संग्रह है। यहाँ पेशावर रघुनाथ राघव की एक डायरी भी है। इस प्रकार मुगलों और ब्रिटिश काल के संक्रमण काल को समझने में हमें 18वीं शताब्दी की घटनाओं को जानने के लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार और पुणे पेशवा दफ्तर दोनों के अभिलेखों का अत्यधिक महत्व है। मराठों के इतिहास के निर्माण के लिए हमें बखरों एवं अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है। कई बखर शिवाजी के जीवन से संबंधित हैं। ऐसे कुल मिलाकर 200 बखर हैं, जिनसे हमें उस काल की जानकारी मिलती है। कवितिची बखर प्रारंभिक बखरों में जानी जाती है, जिसका संकलन 15 से 16वीं शताब्दी में हुआ होगा। बाद में चित्रगुप्त द्वारा विस्तृत किया गया। इसे शिवाजी पर लिखा गया प्रथम संकलन माना जाता है, जिसका नाम है सभासद बखर। इसके बाद रामचंद्र आमत्य द्वारा रचित अदाना पत्र बखर में शिवाजी से संभाजी के काल के मध्य के घटनाक्रम की चर्चा भी की गई है। राज्य रचनाओं को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जो मुख्य रूप से राज्य के राजतंत्रीय सिद्धांतों, राजा के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों, प्रशासनिक संरचनाओं, सेना, वन और राज्यों के राजस्व से संबंधित हैं। मुद्राई नायकों द्वारा अधिकृत, स्थानपति नायकों, विश्वनाथ नायकों द्वारा रचित हैं। असम के जानकारी हमें कुरंजी साहित्य के अध्ययनों से मिल जाती है। असम के साहित्य को नहीं समझ सकते हम इसके बिना। कुलीन वर्ग के लोगों की जानकारी मिल जाती है। कुछ समय की घटना के रिकॉर्ड्स भी हमें मिल जाते हैं। देवधई, असमो बंजूरी और तुग खुंजरी बंजूरी, इन सब से मिलकर ही हमें इन बंजूरी साहित्य, जैंतिया, खचार, कुछ बिहार क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। जयध्वज चक्रध्वज के शासनकाल के दौरान हमें नारा चुटिया, मोरान, बोहारी कोच मुगलों के साथ अहोम संघर्षों की जानकारी मिल जाती है। कश्मीर की जानकारी का स्रोत संस्कृत रचनाओं से ही है, जो कि समेंद्र की लघु प्रकाश कश्मीर से प्रशासनिक ढांचे में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से हमें कल्हण की राजतंत्री गणी से भी कश्मीर के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। श्री विजय की राजतंत्री गण, जो कि 1486 में कश्मीर के शासकों का वृत्तांत है, इस अवधि के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान करवाता है। हालांकि बाद के समय में फारसी ग्रंथ बहरिस्तान ए शाही और मिर्जा अहमद गोगलत की तारीख ए शाही उस काल की घटनाओं को प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करवा देती है। तो गाइज, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस इकाई के, जो हमने पूरी तरह से कर लिए हैं।
इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक यही रहने वाला है कि जो विदेशी वित्रांत है वो किन किन ने लिखे थे, विदेशी यात्रियों के नाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूरोप के यात्री रहने वाले हैं। इसी के साथ हमारी पहली इकाई खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड इकाई को करेंगे। एक ही वीडियो में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट एक ही वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट। तो चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।